हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली जो ये न्यूज़ में रहा था कि पाकिस्तान अलोंग विद सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा जो है यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं और ये जो है 1 जनवरी ऑनवर्ड 2025 ऑनवर्ड जो है नॉन परमानेंट मेंबर की सीट लेंगे। 2 साल के लिए जो है नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं और इनकी क्या फंक्शंस होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर के, या फिर जो यूएनएससी के खुद के क्या फंक्शन होते हैं, पाकिस्तान का नॉन परमानेंट मेंबर कितना जो इम्पैक्ट करेगा इंडिया को, और क्या क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान कर सकता है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर एट द यूएनएससी। यूएनएससी जो है पार्ट है यूएन का। यूएन की फॉर्मेशन कैसे हुई, यूएन की फाउंडेशन कैसे रखी गई, क्या पहलू है जो यूएन को फॉर्म करते हैं, और यूएन के जो ऑर्गन्स है, जो बॉडीज है, वो कौन कौन सी है, इसमें यूएनएससी का क्या रोल है। यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बड़ी बात की जाती है, यूएन में एज ए होल रिफॉर्म की बात की जाती है कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, वो जरूरत क्यों है, ठीक है, और पाकिस्तान का क्या रोल है जो भी करंट टाइम पे एट द ग्लोबल लेवल, यूएन लेवल, और इंडिया पे क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, इसको जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं कि यूएन बना क्यों, एज ए बॉडी यूएन की फॉर्मेशन क्यों हुई। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ ना, तो वर्ल्ड ओवर जो है एक बॉडी बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था ताकि जो है वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश किया जा सके और फर्दर कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर जो है क्रिएट ना हो, इसके लिए बनी। लेकिन अब क्या देखने को मिला कि जो वेस्टर्न पावर्स है, जैसे यूएस है या फिर यूके, फ्रांस की बात करते हैं हम, जो कि वेस्टर्न पावर्स में आती थी उस दौरान, इन्होंने क्या किया, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को अपनाया, ठीक है। किसके लिए, अगर हम देखें जर्मनी और इटली जैसी कंट्रीज के लिए, जहां पे हिटलर और मुसोलिनी जैसे लीडर्स थे, इनके खिलाफ जो है, जैसे अगर हिटलर जो है कहीं पे अटैक करता या फिर हिटलर अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने लगता, कुछ एरियाज को ऑक्युपाई करता, तो इन्होंने जो है उतना बड़ा एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया इनिशियली। तो बाद में क्या हुआ कि हिटलर और ताकतवर हो गया, तो यहाँ पे जो है हिटलर ने नाजिज्म को स्थापित कर दिया जर्मनी के अंदर। ऐसे ही फासिज्म हमें देखने को मिलता है इटली के अंदर। तो जब ये चीजें क्रिएट होने लग गई, इसकी वजह से हम देखने को मिलता है कि वर्ल्ड में एक और वॉर क्रिएट हो जाता है। जब जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पे, तो उससे जो है एक और वॉर क्रिएट हो जाता है, वर्ल्ड वॉर, जिसको वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से जाना जाता है। 1939 ऑनवर्ड 1945 तक चला था, जब हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरे थे, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड क्रिएट हुआ just because of that policy of appeasement, just because of failure of League of Nation। जो लीग ऑफ नेशन बॉडी बनी थी, जो कि कोशिश तो ये थी कि वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश हो सके, लेकिन यहाँ पे क्या था, जो मेजर कंट्रीज थी, चाहे यूएसए की बात करें, यूके की बात करें या फिर फ्रांस की बात करें, इन कंट्रीज का एक फेलियर के तौर पे भी देखने को मिलता है, ठीक है, मेजरली। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस बॉडी को जो है एक तरीके से एबोलिश कर दिया गया और एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है, यहाँ पे कोशिश ये थी कि सारी कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन हो यहाँ पे। एट द सेम टाइम जो भी इश्यूज है, चाहे क्लाइमेट चेंज इशू है, या फिर उस टाइम पे तो क्लाइमेट चेंज ऐसा उतना बड़ा मुद्दा था नहीं, लेकिन जैसे टेररिज्म एक इशू है, कंफ्लिक्ट इशू है, किसी प्रकार के इश्यूज है, उनको जो है म्यूचुअली डील किया जा सके और फर्दर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि वर्ल्ड वॉर हो जाए, ठीक है। काफी नुकसान होता है वर्ल्ड वॉर ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखने को मिला था कि जो विनिंग कंट्रीज थी, चाहे अलाइड पावर की बात करें, उनको भी नुकसान हुआ था, फाइनेंशियली वीक हुई थी, स्ट्रक्चरल भी आप देखो, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर वो भी खत्म हुआ था, ठीक है, ऑब्वियसली लाइफ लॉस तो होता ही है। तो यहाँ पे देखने को मिला था कि दोनों ही साइड काफी नुकसान हुआ था। तो ताकि कोई फर्दर ऐसा वॉर ना हो, ताकि कोई फर्दर ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एट द सेम टाइम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया को इकट्ठा ला सके और दुनिया को होलिस्टिकली डेवलप कर सके आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसी प्रकार के मुद्दे को रिजॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए यूएन की फॉर्मेशन हुई। अब यूएन के अंदर जो है 6 ऑर्गन्स है, 6 बॉडी है। इन 6 बॉडी में यूएन जनरल असेंबली होती है जिसके 193 मेंबर्स है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सेक्रेटरीट होता है, ठीक है, यूएन लेवल पे। ऐसे ही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है। ट्रस्टेड काउंसिल हुआ करती थी पहले, लेकिन आज की डेट में नहीं होती, 1994 में ये सीज कर दी गई थी, ठीक है। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि जनरल असेंबली के साथ साथ एक और बॉडी होती है यहाँ पे, दैट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल।
अब ये जो बॉडीज है, ये जो ऑर्गन्स है, ये वर्क करते हैं इन सभी एस्पेक्ट्स पे कि कंट्रीज को म्यूचुअली डिस्कस करना है कोई इश्यूज, ठीक है, एट द सेम टाइम कोई भी कंफ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करना, ठीक है, इसके लिए वर्क करती है। अब इन बॉडीज के रिगार्डिंग जो बॉडी आपको समझनी है, जो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है, वो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑब्वियसली वन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, यूएन लेवल पे अगर हम बात करें, और इसमें जो है 15 मेंबर बॉडी है ये एज ऑफ नाउ 15 मेंबर बॉडी है, और इसमें 5 तो परमानेंट मेंबर है, उसमें जो है यूएसए आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, ठीक है, एट द सेम टाइम यूके और फ्रांस। ये उस समय की स्थिति है वर्ल्ड की जब अगर हम देखें 1945 में, जब ये पावर्स ग्लोब को डोमिनेट करती थी, ठीक है। आज की डेट में तो सिनेरियो अलग है, लेकिन उस टाइम पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न पावर्स में यही पावर डोमिनेटिंग थी। इमर्जिंग कंट्री अगर हम देखें उस दौरान तो चाइना एक दिखने को मिलता है, और एट द सेम टाइम रशिया तो थी, ठीक है। तो ये कंट्रीज का थोड़ा दबदबा था वर्ल्ड ओवर, तो ऑब्वियसली इन कंट्रीज को जो है उस दौरान जो है वेटो पावर दी गई। और एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो नॉन परमानेंट मेंबर्स की एक और क्रिएट किए गए यूएनएससी में, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और हर साल जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर एक तरीके से इलेक्ट होते हैं फॉर 2 ईयर टर्म्स के लिए, ठीक है। और एट द अगर हम साइमल्टेनियस बेस पे बात करें तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूएनएससी के रहते हैं। इस बार अगर हम देखें तो इस बार जो है 2024 में जो 2025 और 6 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे, उनके इलेक्शन हुए थे, उसमें पाकिस्तान भी एक नॉन परमानेंट मेंबर बना। पाकिस्तान के साथ साथ जैसे अगर हम देखें सोमालिया, पनामा, ग्रीस और एट द सेम टाइम डेनमार्क जो है, उनको नॉन परमानेंट मेंबर की सीट मिली है। इंडिया भी बहुत बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। अगर हम देखें तो इंडिया 2021-2022 में नॉन परमानेंट मेंबर था यूएनएससी का, और एग्जैक्टली 8 बार इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है यूएनएससी का, ठीक है। पाकिस्तान भी 8 बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना है, 8वीं बार इस बार, ठीक है। तो ये चीजें जो है यूएनएससी की एक तरीके से बॉडी है जो फंक्शन करती है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये बॉडी, और इसमें किस तरीके से फंक्शन होता है? यूएनएससी की मीटिंग्स होती है, और उन मीटिंग्स को प्रिजाइड करती है ये कंट्रीज। मान लो 15 कंट्रीज है ये ऑब्वियसली, तो 15 कंट्रीज जो है रोटेशन बेसिस पे प्रिजाइड करती है इनकी मीटिंग्स को यूएनएससी की, और वो कोई मुद्दा डिस्कस करती है, उसमें कोई इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का कोई मुद्दा है, कोई इशू है, तो उसको डिस्कस किया जाता है यूएनएससी में, ठीक है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे यूएनएससी की विशेषता ये है कि यूएनएससी में जो है जो P5 नेशन है, जो ये परमानेंट मेंबर्स है 5, उसमें जो है एक राइट है उनके पास, उसको कहा जाता है बिट्टो पावर। बिट्टो पावर जो है एक ऐसी पावर है जिसमें मान लो कोई भी मुद्दा है ग्लोबल लेवल पे, मान लो इंडिया जो है वो ट्राई कर रहा है कि पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सके, या फिर पाकिस्तान का जो टेररिस्ट स्पॉन्सरशिप है, एक तरीके से जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, उस मुद्दे को उठाया जा सके, ठीक है। मान लो इंडिया जो इस पे बात करना चाह रहा है यूएनएससी में, तो यहाँ पे क्या चीजें होती है कि जो P5 नेशन है, P5 नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज है? यूएसए है, ठीक है, एट द सेम टाइम रशिया है, चाइना है, यूके है और फ्रांस है। P5 नेशन में से कोई भी कंट्री अगर उस मुद्दे को डिस्कस नहीं करना चाहती, ठीक है, एट द सेम टाइम कोई भी कंट्री उस मुद्दे पे कोई वोटिंग नहीं करना चाहती, किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहती, तो वो जो है अपना बिट्टो यूज करती है, अपना बिट्टो यूज करती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है उस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं हो पाती। इसकी वजह से जो है इंडिया वो जो चाह रहा है कि यूएन लेवल पे हम ये चीज डिस्कस करें, यूएनएससी में ये चीज डिस्कस करें, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो है उस कंट्री पे प्रेशर पड़े कि वो जो है किसी प्रकार का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ना फैलाए, वो किसी तरीके की जो है ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको फाइनेंस ना प्रोवाइड करे, ठीक है। और इस तरीके की बातें जो है ये नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ कंट्रीज जो P5 नेशंस में आती है वो इंडिया के खिलाफ है। तो उसमें जो है चाइना ही है। चाइना ने बहुत बार इंडिया की मेंबरशिप जो है NSG क्लब में रोकी, इंडिया की मेंबरशिप यूएनएससी में रोक रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया और चाइना के बीच जो है कंफ्लिक्टिंग है, और उसकी वजह से जो है चाइना जो है कंटिन्यूसली इंडिया के अपोज में रहता है अगर हम देखें यूएनएससी में, ठीक है। तो यूएनएससी जो है रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे, उसमें भी वन ऑफ द रीजन चाइना ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिट्टो पावर यूज करती है कंट्रीज, अगर वो मुद्दा डिस्कस नहीं करना चाहती P5 नेशन की, जहां तक बात रहे। ऐसे ही अगर हम एक टॉपिक और देखते हैं तो अगर अब देखो इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, ठीक है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, मतलब वहां पे
तो कई बार जिनोसाइड हमें देखने को मिलता है कि भाई गाजा स्टेट में इतने लोग मर गए या फिर ऐसा हुआ वो हुआ। तो इनका जो टॉपिक है ये कभी यूएनएससी में उतना डिस्कस नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो, जो इजराइल है वो काफी फ्रेंडली स्टेट है यूएसए का, मतलब यूएसए जो है काफी फ्रेंडली रहता है इजराइल के साथ, और उसकी वजह से जो है यूएसए कभी भी इजराइल के ऊपर ना तो कभी सैंक्शन की बात करता है, ना ही इजराइल की किसी भी इस टाइप के कोई मुद्दे को वहां पे उठाता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंट्रीज में फेवरेटिज्म की भावना है। अब ये कंट्रीज तो अगर आप देखो, इनकी जो फ्रेंड कंट्रीज है उनको बेनिफिट हो रहा है और इन कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है इससे कि बिटो पावर इन कंट्रीज के पास। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है जो यूएनएससी की जो इम्पार्शियल नेचर होना चाहिए था वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे P5 नेशंस जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने बिटो राइट्स को। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 10, और परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5। यही जो बिटो राइट्स है इसकी वजह से जो है कंटिन्यूअसली रिफॉर्म की बात होती है कि इसमें रिफॉर्म लाया जा सके, और इनमें ताकि यहाँ पे जो कंट्रीज जो है, जो इमर्जिंग कंट्रीज है, जो कंट्रीज जो है किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी कंट्री का जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एटलीस्ट उस रीजन को तो रिप्रेजेंटेशन मिले अपनी बात रखने का यूएनएससी में। ठीक है, तो इसकी बात की जाती है। वोटिंग राइट की अगर हम बात करें तो एक मेंबर जो है एक वोट दे सकता है, इस तरीके के पैटर्न पे चलता है। अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो यूएनएससी में कुछ कमिटीज बनी होती है, कुछ रेजोल्यूशन, जैसे टेररिज्म के लिए कमिटीज बनी है, रेजोल्यूशन नंबर 1373, ऐसे ही रेजोल्यूशन नंबर 1267, ये टेररिज्म के रिगार्डिंग है। अलकायदा की बात करें, ऐसे ही काउंटर टेररिज्म कमिटीज बनी होती है, ये यूएनएससी के अंदर ही फंक्शन करती है। ठीक है, नॉन प्रोलिफिकेशन कमिटीज है कि भाई किसी तरीके का जो अगेंस्ट न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स क्रिएट ना हो, ठीक है, वर्ल्ड ओवर, तो उस पर सैंक्शन लगाए जाते हैं यूएनएससी के द्वारा। तो यूएनएससी के सैंक्शन जो है ये इंप्लीमेंट तो होते हैं, लेकिन ये उन कंट्रीज के लिए इंप्लीमेंट ज्यादा होते हैं जिन कंट्रीज के कुछ फ्रेंडली नेशन नहीं है पावर में। ठीक है, तो यही होता है कि बिकॉज पाकिस्तान क्यों बच जाता है, उन पे सेक्शन नहीं लग रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है उतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली जो है यूएन फंक्शन नहीं कर रहा है, बिकॉज कि चाइना के साथ इसके बड़े अच्छे अलायंसेज है और चाइना जो है विटो राइट होल्ड करता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है यूएन लेवल पे चलती है। एट द सेम टाइम इंडिया डिमांड कर रहा है अलोंग विद अदर नेशंस की यहाँ पे जो है रिफॉर्म्स लाए जाए और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इन कंट्रीज को भी। इसके लिए जो है हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्यों डिमांड कर रहा है इसमें रिफॉर्म्स की, और ये G4 नेशन है क्या जो यहाँ पे रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं और परमानेंट सीट चाह रहे हैं यूएनएससी में। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया को अपोज कर रही है या फिर इन कंट्रीज को G4 नेशन को अपोज कर रही है, जिनको कहा जाता है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या फिर कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और मेजर चैलेंजेस क्या है जो रोक रहे यूएनएससी के रिफॉर्म को। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि यूएनएससी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि 5 परमानेंट मेंबर है, वही परमानेंट मेंबर, एट द सेम टाइम 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, इन सभी कॉन्टिनेंट से जो है मेंबर्स होते हैं यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर, और इन मेंबर्स के एक तरीके से 2 ईयर का टर्म रहता है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर का। अगर यहाँ पे इस बार इलेक्शन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान है, डेनमार्क है, ग्रीस है, सोमालिया है एंड पनामा है। ये 5 कंट्रीज है जो 1 जनवरी 2025 ऑनवर्ड जो है यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबर बनेगी। ठीक है, और जैसे पाकिस्तान ने रिप्लेस किया है अभी, अगर हम देखें इसमें जो जापान को रिप्लेस किया है, जापान पहले नॉन परमानेंट मेंबर था अभी तक। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करेगा, तो पाकिस्तान जो है अब यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा 1 जनवरी को। ठीक है, 2025 में। तो मुद्दा क्या रहेगा पाकिस्तान के पास, क्या चीजें पे पाकिस्तान जो है डिस्कस कर सकता है, बिकॉज ये भी प्रिजाइड करेगा उसकी मीटिंग्स को, यूएनएससी की मीटिंग को, बिकॉज रोटेशन बेसिस पे होती है ना मीटिंग, तो उसकी मीटिंग्स को प्रिजाइड करेगा, तो कुछ मुद्दा होगा इसके पास, क्या डिस्कस करना चाह रहा है ये। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि अफगानिस्तान लेड, जो अगर तालिबान लेड गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, तो उसके बारे में जो है डिस्कशन हो यहाँ पे कि भाई उसको, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है कंट्रीज पाकिस्तान और तालिबान को, और क्योंकि टेररिज्म के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे इशू है, तो इसको रिकॉग्निशन नहीं दी जा रही है एज ए गवर्नमेंट, एज ए कंट्री यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, ना इंडिया के द्वारा ना वर्ल्ड ओवर किसी कंट्री के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान हो सकता है कि इस मुद्दे को उठाए वहां पे। ठीक है, चाइना और रशिया भी इसमें थोड़े से ये है कि थोड़े से लीन है टुवर्ड्स तालिबान गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है कि एक मुद्दा ये उठे पाकिस्तान के द्वारा एट द यूएन लेवल। एट द सेम टाइम जो गाजा स्टेट या फिर पैलेस्टाइन की जो बात है कि भाई यहाँ पे चीजें घट रही है, इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है, हो सकता है कि इस पे भी यहाँ पे डिस्कशन हो, बिकॉज
जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ 6 मेंबर इस बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर होंगे यूएनएससी में। तो हो सकता है कि इन मेंबर्स के द्वारा जो है इस बात को पुश किया जा सके कि भाई जो इजराइल में और फिलिस्तीन में जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनकी बारे में डिस्कशन हो। ठीक है, ऑल्दो यूएसए तो नहीं चाहेगा ये बात, लेकिन हो सकता है कि इस बारे में भी यहाँ पे जो है एडवोकेट किया जाए, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, इन चीजों को एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये बात तो कि भाई पाकिस्तान बोले कि हम जो है एक पीस लविंग कंट्रीज है उनमें आते हैं और हम जो है यूएनएससी की पीस कीपिंग फोर्सेज में अपना काफी अहम योगदान देते हैं। जैसे इंडिया प्रोवाइड करता है हाईएस्ट ट्रूप्स यूएन लेवल पे पीस कीपिंग फोर्सेज में, वैसे ही जो है पाकिस्तान भी इस बात को रखना चाहेगा और अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे ऐसे दर्शाना चाहेगा कि हम जो है एक पीस लविंग कंट्री है, हम जो है काउंटर टेररिज्म जितने भी ऑपरेशंस है उसमें हेल्प कर रहे हैं यूएन लेवल पे भी। ठीक है, तो अपने आप को ये छवि जो है दर्शाना चाहेगा यूएनएससी में। ठीक है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने इस रोल को भी एम्फेसाइज करे। इंडिया के खिलाफ जो है क्या चीज हो सकती है कि इंडिया के खिलाफ जो है पाकिस्तान हो सकता है कि कश्मीर इशू को उठाए। ठीक है, इस इशू को उठाए और इंडिया के जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर उसको उठाए। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया नहीं चाहेगा ये चीजें तो, लेकिन पाकिस्तान बिकॉज बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ नॉन परमानेंट मेंबर एट द यूएनएससी, हो सकता है कि इसको जो है इस इशू को यहाँ पे एक राइज करे। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो काउंटर टेररिज्म, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान अपनी छवि को सुधारने की बात है कि उसको दिखाना चाहेगा और इंडिया को जो इंडिया एज ए विक्टिम, ठीक है, यहाँ पे जो है विक्टिम ऑफ टेररिज्म और बाय इंडिया बीइंग लेवल्ड एज मतलब ये पाकिस्तान जो है इंडिया को एज ए टेररिस्टिज्म के नाम पे कि भाई ये जो है इंडिया जो है ये कन्फ्लिक्ट बढ़ाता है, इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है जो कि कन्फ्लिक्ट बढ़ा रही है अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट दिस एंड दैट। इन चीजों को हो सकता है कि पाकिस्तान रेज करे, जैसे इंडिया रेज करता है बहुत बार कि माइनॉरिटीज के लिए अगेंस्ट जो है वहां पे क्राइम हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, इन सारे इश्यूज को एट द सेम टाइम हो सकता है कि सिमिलर वे में पाकिस्तान भी वहां पे इश्यूज उठाए इंडिया के खिलाफ कि यहाँ पे भी माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है ये चीजें घट रही है। तो ये चीजें हो सकती है कि पाकिस्तान इन चीजों को रेज करे वहां पे, बिकॉज इंडिया नहीं चाहेगा ये चीज। और इसके साथ साथ जो है इंडिया जो है अलॉन्ग विद कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज यूएनएससी में रिफॉर्म चाह रहा है। इंडिया चाह रहा है कि यूएनएससी में उसको परमानेंट सीट मिले। यूएनएससी में परमानेंट सीट मिले, इसका ऑब्वियसली रीजन क्या है? रीजन ये है कि 21st सेंचुरी जो है एशिया की सेंचुरी कहा जाता है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी होगी जहां पे इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज डोमिनेट कर रही होगी। इवन आज की डेट में अगर आप देखो तो इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक जो होता है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसमें जो है इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्रीज, एक तरीके से वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में आता है, जहां पे इतना ज्यादा यूथ की प्रेजेंस है, जहां पे इतनी ज्यादा लेबर फोर्स प्रेजेंट है। और एट द सेम टाइम ये माना जा रहा है कि बाय 2050 के अराउंड जो है इंडिया सरपास कर जाएगा दूसरी इकोनॉमीज को भी और वर्ल्ड की नंबर 1-2 इकोनॉमीज में जो है इंडिया का नाम आ जाएगा। तो इंडिया ऑब्वियसली अभी भी जो है काफी बड़ी इकोनॉमी है और काफी टॉप पे इकोनॉमी है अगर हम ग्रोथ रेट की भी बात करें। ठीक है, तो इंडिया अपने आप को एज ए मेंबर कंसीडर करना ऐसा चाहता है कि हम जो है यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बने। सेम गोज विद द ब्राजील। ब्राजील जो है साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, एक कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है और उस कॉन्टिनेंट को ही यूएनएससी में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ब्राजील चाहता है कि हमें जो है यूएनएससी में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, दूसरी बात है कि जर्मनी भी यही चीज चाह रही है कि हम जो है एक दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज आते हैं, इतने पावरफुल इकोनॉमी है, फिर भी हमें जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इवन दो फ्रांस और यूके को रिप्रेजेंटेशन है परमानेंट मेंबरशिप में। ऐसा ही हम देखते हैं कि जापान, जिसको दुनिया का टेक हब कहा जाता है, ठीक है, और इतनी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, तो ये भी कंटिन्यूअसली जो है परमानेंट मेंबरशिप को डिमांड कर रही है। ठीक है, यूएन लेवल पे। ये इसके साथ साथ अगर आप देखो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जहां पे 54-55 कंट्रीज है अफ्रीका में, तो वो कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है परमानेंट मेंबरशिप में पूरे, अगर आप उन कॉन्टिनेंट की बात करें। और वहां की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी डिमांड कर रहा है कि हमें भी जो है परमानेंट मेंबरशिप मिले, किसमें? यूएनएससी में। तो ये जो कंट्रीज है ये कंटिन्यूअसली डिमांड कर रही है, अपने आप को फॉरवर्ड रख रही है कि हमें जो है परमानेंट मेंबरशिप मिले और यूएनएससी में रिफॉर्म आए उस सेंस में। ठीक है, लेकिन इन कंट्रीज को जो है अपोज करती है। पहली बात तो ये जो P5 नेशन के पास वेटो पावर है,
ये अगर हम देखें तो आर्टिकल 108 और 109 यूएनएससी के चार्टर का जो है एक तरीके से इनके पास जो है ये बिटो पावर देता है कि किसी प्रकार की कोई भी अमेंडमेंट जो है अगर यूएनएससी में करनी है, यूएन उसमें करनी है, तो ऑब्वियसली इन ये जो है बिटो का यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अपोज। ठीक है, तो ये जो बिटो पावर है यही काउंटर कर रही है पहली बात तो इस रिफॉर्म को। ठीक है, जो ये G4 नेशन डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और क्लब है जिसको कॉफी क्लब के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नाम इसका जो है दैट इज यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप। ठीक है, यहां पे जो है ये कंटिन्यूसली डिमांड कर रहा है कि जो परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रही है कंट्रीज, उनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिले। अब ये क्यों है? अगर आप देखो जो इमर्जिंग कंट्रीज है, इंडिया है, तो इंडिया के कुछ एनिमी स्टेट है जैसे पाकिस्तान, एट द सेम टाइम कुछ कंफ्लिक्टिंग स्टेट जो है अगर आप देखो तो जर्मनी को भी अपोज कर रही है कुछ कंट्रीज। अगर आप स्पेन की बात करें, स्पेन जर्मनी को अपोज कर रहा है, अर्जेंटीना ब्राजील की मेंबरशिप को अपोज कर रहा है। मींस वहां पे भी कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि भाई कोई कंट्री जो है किसी और की मेंबरशिप को अपोज कर रहा है। तो इस तरीके से जो है एक ग्रुप बना हुआ है, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है 40 कंट्रीज की, वो अपोज कर रही है इन कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप देना। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉफी क्लब। और इन कंट्रीज का जो ओपिनियन ये है कि परमानेंट मेंबरशिप को ना बढ़ा के हम नॉन परमानेंट मेंबरशिप को यूएनएससी में बढ़ा दे। परमानेंट मेंबरशिप में जो है जो P5 नेशन है उनको ही रखे, बिकॉज ज्यादा इंपार्शियल नेचर उनका नहीं है उतना जितना उनके खिलाफ इंपार्शियल नेचर इन दूसरी कंट्रीज का हो सकता है। मान लो इंडिया बन जाता है परमानेंट मेंबर, तो पाकिस्तान को ये डर है कि उसके खिलाफ जो है यहाँ पे ऑब्वियसली जो है यहाँ पे बात होगी। ठीक है, क्योंकि परमानेंट मेंबर इंडिया रहेगा यूएनएससी का, तो इंडिया चाहेगा कि उसकी जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज है उससे रोक लगाई जा सके। तो इससे जो है इन कंट्रीज को एक तरीके से जो है नुकसान होगा। तो इस वजह से जो है ये कंटिन्यूसली अपोज कर रही है इन G4 कंट्रीज की मेंबरशिप, कि इनको परमानेंट मेंबरशिप ना मिले। तो ये 40 कंट्रीज एज ऑफ नाउ, और इनका क्या ओपिनियन है कि जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको ना बढ़ा के नॉन परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप में एज ऑफ नाउ कितने मेंबर्स है? 10 मेंबर है। तो ये चाह रहे हैं कि यहां से 10 से जो है 21 मेंबर हो सके उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है एक तरीके से उन कंट्रीज पे जो कि परमानेंट मेंबरशिप चाहती है। तो उसको कहा जाता है क्लब दैट इज कॉफी क्लब। ठीक है, इसमें इटली जैसी कंट्रीज आती है, इसमें इस तरह की कंट्रीज आती है विच आर ओपोजिंग द आइडियाज ऑफ परमानेंट मेंबरशिप। एट द सेम टाइम ये जो कंट्रीज है कॉफी क्लब अलोंग विद G4 नेशन, दे ऑल्सो आर डिमांडिंग फॉर द यूएन जनरल, अगर असेंबली की बात करें या फिर यूएन इन जनरल की अगर हम बात करें, उसमें रिफॉर्म की जरूर बात करती है। अब ये रिफॉर्म जो है उस लाइन पे नहीं है जिस लाइन पे इंडिया चाह रहा है, लेकिन ये रिफॉर्म जो है एज ए होलिस्टिक वे में रिफॉर्म की डिमांड करती है। ठीक है, कि यूएन में जो है रिफॉर्म्स आए और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, जो कंट्रीज जो है उतनी प्रिविलेज नहीं है कि अपनी वॉइस को रेज कर सके, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। इसकी बात कॉफी क्लब भी करता है और इसकी बात जो है G4 नेशन भी करता है। ठीक है, लेकिन G4 नेशन की जो परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड है उसको अपोज करता है कॉफी क्लब। ठीक है, इसकी बात। तो अगर हम नीड फॉर रिफॉर्म की बात करें तो नीड फॉर रिफॉर्म की जरूरत क्यों है? अगर आप देखो तो P5 नेशन की बिटो पावर, एक तो यही बात है कि तुम जो है अपने जो फ्रेंडली स्टेट्स है, इजराइल फॉर यूएसए, एट द सेम टाइम पाकिस्तान फॉर चाइना, जो ये फ्रेंडली स्टेट्स है इनके खिलाफ तुम एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो ये बिटो पावर है जो आप यूज कर रहे हो कंटिन्यूअसली। एट द सेम टाइम जो है आप अगर प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर देखो तो इमर्जिंग कंट्रीज में या फिर टॉप मोस्ट इकोनॉमीज में इंडिया जैसी कंट्री का नाम आता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं है इंडिया का उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो आज करंट वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता यूएन। ठीक है, और इसकी जो परमानेंट मेंबरशिप की अगर हम बात करें, ठीक है, एट द सेम टाइम जो कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, जो आइडियाज या फिर जो काउंसिल में जो प्रस्ताव पास होने चाहिए थे वो भी नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम दीज P5 नेशंस। एट द सेम टाइम जो इसका नेचर रहा है ना यूएन का, उसको बनाया तो इसलिए गया था कि कोई ऐसे कंफ्लिक्ट ना हो, लेकिन फिर भी हमें कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। क्या यूएन एक फेलियर नहीं है? अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, क्या यूएन एक फेलियर नहीं है अगर हम बात करें इजराइल पैलेस्टाइन वॉर की? यूएन का फेलियर बहुत बड़े स्तर पे दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप देखो चाइना जैसी कंट्री, वो साउथ चाइना सी में डोमिनेंस देखो चाइना की। ठीक है, यूएन के खिलाफ जो है यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन चाइना जो है लेता है, और इजराइल बहुत बार जो है यूएन की एक तरीके से जो है खिलाफ जो है बात कर चुका है। तो बहुत सी कंट्रीज जो है अब यूएन को उतना सीरियसली नहीं ले रही है।
तो कहने का मतलब है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द रिप्रेजेंटेशन टू द कंट्रीज विच नीडेड इट और द कंट्रीज विच डिजर्व इट। आप जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो उन कंट्रीज को, ठीक है। आप जो है बदलाव की बात नहीं कर रहे हो बदलते समय के साथ साथ, जो कि जरूरत होती है, तो आप जो है ऑब्वियसली प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो यही बात जो है इंडिया उठा रही है, यही बात जो है ये इमर्जिंग कंट्रीज उठा रही है कि देयर इज नीड फॉर सर्टेन रिप्रेजेंटेशन, देयर इज नीड फॉर सर्टेन चेंज एट द यूएन लेवल, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है। और पाकिस्तान का यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर बनना तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली जो है इसका एक नेगेटिव रेपरकशन हो सकता है। एट द सेम टाइम इंडिया चाहेगा कि जो इश्यूज पाकिस्तान पुट फोर्थ करे उन इश्यूज में जो है कश्मीर का इशू ना हो, उन इश्यूज में जो है इन बातों पे डील ना की जा सके जिन बातों से जो है हमारे एज ए इंटीग्रिटी और हमारी एज ए कंट्री पे जो है सवाल उठ सके, ठीक है, यूएन लेवल पे। तो इस प्रकार के टॉपिक्स को आपने समझना है, बिकॉज ये टॉपिक जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपसे नाम पूछे जाएंगे कि ये कंट्रीज बनी कब से कब तक इनका ये रहा, ठीक है, कौन सी कंट्रीज है क्या है। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि इनका क्या एज ए रेपरकशन होगा, या फिर इनके क्या पहलू रहेंगे जिन इश्यूज पे ये डील करता है, या फिर इंडिया क्या चाहेगा कि किस तरीके के बदलाव जो है यूएनएससी में हो, और इंडिया को कौन कौन सी कंट्रीज या फिर किस पहलू पे अपोज किया जा रहा है इन कंट्रीज को, ठीक है। तो इस तरीके के इश्यूज को आपने समझना है और इनके यूज करना है अपनी आंसर राइटिंग में, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।